अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली बीजेपी के सिर्फ थिंक टैंक नहीं थे, वो संकट मोचक भी थे। जब जब पार्टी और सरकार पर संकट आया, उन्होंने तब तब पार्टी और सरकार को उन संकटों से निकाला। अरुण जेटली आजीवन ईमानदार रहे, सिद्धांतों की राजनीति की, विचारधारा के प्रति अडिग रहे और जब भी चाहे संसद में तर्क रखा हो, चाहे संसद के बाहर तर्क रखा हो, तथ्यों के साथ ही बात कहना अरुण जेटली की आदत में शुमार था। और अरुण जेटली ऐसे चुनिंदा राजनीतिज्ञों में से थे जिनके मित्र सभी दलों में, और चाहे सब सिर्फ राजनीतिक दलों की ही बात क्यों करें, चाहे आप कॉर्पोरेट्स में ले लीजिए, चाहे मीडिया में ले लीजिए, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, हर क्षेत्र में अरुण जेटली के प्रशंसक भरे पड़े हैं जो आज भी उन्हें मिस करते हैं। यकीन नहीं होता कि वो एक साल से हमारे बीच में नहीं है। और संसद में देखिए जिस तरीके से वो तथ्यपरक बातें रखा करते थे, उसको भी सभी लोग मिस करते हैं, याद करते हैं। अरुण जेटली, अगर हम बात करें उनके केंद्रीय मंत्री परिषद में किए गए कार्यों की, तो अटल जी की सरकार में वो लॉ मिनिस्टर भी रहे, कॉमर्स मिनिस्टर रहे। इसके अलावा अगर हम देखें मोदी सरकार में, तो उनकी जो पोजीशन थी वो नंबर 2 की थी। भले ही मोदी जी के जो पहले कार्यकाल में गृह मंत्री का पद राजनाथ सिंह जी के पास था, लेकिन अरुण जेटली नंबर 2 की पोजीशन पर थे, क्योंकि जब जब भी समय आया अतिरिक्त कार्यभार देने का, तो प्रधानमंत्री ने अरुण जेटली को ही उसके लिए चुना। जैसे रक्षा मंत्रालय का, जब अरुण जेटली शुरुआत में मंत्री बनाए गए, जब कैबिनेट ने शपथ ली, पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी अरुण जेटली के पास थी। तो अरुण जेटली रक्षा मंत्रालय का भी कार्यभार देखे, सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार भी उन्होंने देखा, मोदी कार्यकाल में भी देखा, अटल जी के कार्यकाल में भी वो सूचना प्रसारण राज्य मंत्री सबसे पहले बनाए गए थे। तो कई सारे काम उन्होंने देखे हैं। वित्त मंत्रालय का काम उन्होंने देखा, वाणिज्य मंत्रालय का काम उन्होंने देखा, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री का काम उन्होंने देखा। तो कई सारे मंत्रालयों का उनके पास अनुभव था, और ये अनुभव ही बीजेपी की और सरकार की एक बड़ी पूंजी भी थी। और हमने जैसा कि बात करी शुचिता की, आप देखिए कि ऐसे कौन से राजनीतिज्ञ होते हैं जो आसानी से सरकारी बंगला खाली करते हों, लेकिन अरुण जेटली ऐसे नहीं थे। अरुण जेटली ने साफ साफ कह दिया था, जब बीजेपी दोबारा जीत कर आई 2019 में, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कह दिया था कि आप मुझे सरकार में शामिल मत करिएगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसके बाद अरुण जेटली ने अगले ही दिन सरकारी बंगला खाली कर दिया और अपने कैलाश कॉलोनी स्थित पैतृक स्थल पर चले गए, वहां पर अपने घर पर चले गए। तो ये दिखाता है अरुण जेटली का जैसे नेताओं का, जो खासतौर पर चुनिंदा ही ऐसे राजनेता है, उनका कद राजनीति में कितना बड़ा है, कोई उन पर जरा सा भी आक्षेप नहीं लगा सकता। पूरा जीवन बेदाग रहा है, और चाहे विद्यार्थी काल से लेकर इस पोजीशन तक, सरकार में, केंद्र सरकार में नंबर 2 तक पहुंचना कोई छोटा मोटा बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। बहुत कड़ी मेहनत की है, पार्टी के लिए हमेशा ईमानदारी के साथ खड़े रहे, तो पार्टी ने भी उनको आगे बढ़ने का भरपूर अवसर दिया। ये बात अलग रही कि अरुण जेटली कभी लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो सके, राज्यसभा की राजनीति करते रहे, लेकिन राज्यसभा में भी नेता सदन होना अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें अरुण जेटली के कार्यकाल की, तो आप देखिए बतौर वित्त मंत्री उन्होंने 2 बड़ी चीजें, नोटबंदी और जीएसटी करी। नोटबंदी के क्या फायदे हैं वो देश को उन्होंने खुद बताया, क्या बताया था हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जीएसटी, आप देखिए कि आधी रात को जब जीएसटी लागू हुआ था, अपने आप में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया था। एक देश एक टैक्स की अवधारणा पर देश आगे बढ़ा, सफलता हासिल की। हालांकि शुरुआत में कुछ कठिनाइयां रही, लेकिन धीरे धीरे उन चुनौतियों से देश को निकाला गया। और देखिए किस तरीके से आज सरलीकृत एक व्यवस्था बन चुकी है जीएसटी, और नोटबंदी से काला बाजारी पर, काला धन पर जो लगाम लगी है, उसके लिए जेटली जी हमेशा याद किए जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए कि जो बैंकों का एकीकरण की बात हो, चाहे हम एसबीआई की बात कर लें, एसबीआई के जो एसोसिएट्स बैंक थे उनका जो विलय एसबीआई में करना हो, या बैंकों में जो भ्रष्टाचार होता है उसके लिए कानून बनाने की बात हो, काला धन रोकने की बात हो, काला धन के खिलाफ लड़ाई की बात हो, इस तरीके के बहुत सारे कानून लेकर आए थे। आपको इस रिपोर्ट में पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अरुण जेटली की दोस्ती की। आप देखिए कि दोनों कितने गहरे मित्र थे। विद्यार्थी काल से लेकर अब तक की जो राजनीति थी, दोनों ने साथ साथ कदम बढ़ाए, यहां तक पहुंचे।
जब अरुण जेटली का निधन हुआ, क्योंकि लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, काफ़ी समय तक बीमार रहे थे वो, बाहर भी विदेश में भी इलाज करा के आए थे, यहाँ भी एम्स में उनका इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री का चूंकि विदेश दौरा उस समय निर्धारित था, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, तो उनको जाना ही था। प्रधानमंत्री उस समय बहरीन में थे जब उनको समाचार प्राप्त हुआ अरुण जेटली के निधन का। तो इस रिपोर्ट की शुरुआत हम प्रधानमंत्री के उस बयान से करते हैं जो उन्होंने दिया था बहरीन में। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बड़ी दुविधा की पल है मेरे सामने। एक तरफ कर्तव्य भाव से बंधा हुआ हूं, दूसरी तरफ दोस्ती का एक सिलसिला भावनाओं से भरा हुआ है। मैं आज बहरीन की धरती से भाई अरुण को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। अरुण जेटली सदन में, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, जब भी बोलने के लिए उठते थे तो सामने वाला चौंक जाता था कि आज अरुण जेटली लगता है कि कोई बड़ा वार करने वाले हैं। खासतौर पर राफेल को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से सरकार के खिलाफ अभियान चलाया था, उस पर बोलते हुए अरुण जेटली ने एक बार लोकसभा में क्या कहा, आप देखिए। The difficulty with Mr. Rahul Gandhi is he is an expert without a knowledge. So, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी आधी रात को लागू किया गया, अपने आप में ऐतिहासिक क्षण था। और देखिए, ये जीएसटी या कोई विधेयक लागू कर देना कोई एक सामान्य क्रिया जैसी नहीं थी, सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। जीएसटी को लागू करना अपने आप में महत्वपूर्ण कदम इसलिए था, और अरुण जेटली जैसा ही व्यक्ति वो कर सकता था, क्योंकि सभी दलों से उनके जो रिश्ते हैं सहज थे। अब देखिए कि विभिन्न राज्यों के सुर अलग थे, कोई भी केंद्रीय कर की व्यवस्था में आना नहीं चाहता था। सबको शंका थी कि हमारा जो रेवेन्यू होता है वो तो नहीं मारा जाएगा कहीं। अरुण जेटली ने सभी राज्यों को समझाया, सभी राज्यों को मनाया, और इसी के साथ ही अब ने देखा कि किस तरीके से एक एक करके सारी राज्य विधानसभाएं जीएसटी बिल को पारित करने लगी। और जब जीएसटी बिल राज्य विधानसभाओं से पारित होकर केंद्र के पास आ गया तो केंद्र ने उसको कानून बना दिया। और आप देखिए कि आधी रात को जब जीएसटी लागू हुआ था तो पूरे देश ने करतल ध्वनि से इसका स्वागत किया था। we have assembled today for an important moment in the journey of our great nation. We are in the process of making history with the launch of the Goods and Services Tax. At the midnight hour, we will be launching one of India's biggest and most ambitious tax and economic reforms in history. The GST may be a destination tax, but for India, it will begin altogether a new journey. It's a journey where India will awake to limitless possibilities, to expand its economic horizons and loftier political visions. The old India was economically fragmented. The new India will create one tax, one market, and for one nation. अब राफेल को लेकर राहुल गांधी एक बार नहीं बार बार बोलते थे। खासतौर पे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तो उन्होंने एक अभियान ही बना लिया था कि हमको सरकार को इस पर घेरना है। अरुण जेटली ने क्या कुछ कहा था, आइए दिखाते हैं आपको। Then says, and this is what I have publicly referred to as an arithmetic which a kindergarten child understands. एक 500 का था जो हम ला रहे थे, जो ये लाए वो 1600 का है। It only shows, and it's a tragedy for this country, that the grand old party of Indian politics, the Congress party, which has in the past been headed by great legends, is today headed by a gentleman who doesn't even have a basic understanding of what a combat aircraft is. ये 500 बनाम 1600 का जो तर्क है, ये बहुत सादगी का तर्क है, और उसका कारण ये है कि इस देश में कुछ लोग और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको पैसे का गणित समझ आता है, देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए मुद्दे नहीं।
और राफेल डील खासतौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने और खासतौर पर राहुल गांधी ने एक निजी मुद्दा बना लिया था कि हमको इस मुद्दे पर सरकार को घेरना है, तो वो लगातार घेर रहे थे। अब अरुण जेटली ने कमान संभाल रखी थी, चाहे संसद में हो चाहे संसद के बाहर हो। संसद के अंदर भी वो तथ्यपरक अपने वक्तव्यों के जरिए सरकार का बचाव करते थे, सरकार के संकट मोचक थे, इसलिए सदन के बाहर भी सरकार का बचाव करते थे। अपने अनेक साक्षात्कारों में उन्होंने राफेल विमान की महत्ता और इस पर हो रही राजनीति पर बातचीत की। ये देखिए। What is this transaction all about? This transaction is about purchase of medium multi-role combat aircrafts. Why is that needed? The Indian Air Force and the forces have been feeling that their combat ability has to be substantially improved. A simple aircraft, even if it's a fighter aircraft, is really a flying instrument. You can use it for such attacks as far as the eye can see. It's only an aircraft which is loaded with weaponry, which can strike targets at a huge distance. And when did this proposal start? During the UPA regime. It first, the necessity was felt by the forces in 2001, that is post-Kargil. The enemy was on the mountain top and we were using Bofors. the Bofors guns to fire at them, and it took us 3 months to get rid of them. If we had the combat aircrafts of a multi-role and you could strike from, let us say, a 50 kilometer or a 100 kilometer distance on target from the aircrafts, the whole war game would have been different. And therefore the forces felt that you need this combat aircraft which is fully loaded. गत वर्ष फरवरी में जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, सीआरपीएफ के एक दल पर हमला हुआ था, तो अरुण जेटली ने, जो कि वित्त मंत्री थे उस समय, उन्होंने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया था। सीसीएस की बैठक के बाद क्या कुछ कहा था अरुण जेटली जी ने, ये देखिए। The Ministry of External Affairs in due course will continue to keep you informed with regard to the steps that it is taking. The most favored nation status which had been granted to Pakistan stands withdrawn. अगर हम बात करें कश्मीर की, तो देखिए बीजेपी में जब संगठन का काम करते थे अरुण जेटली, तो उनके पास जम्मू कश्मीर राज्य का जो प्रभार काफी समय तक रहा, और कश्मीर को लेकर चाहे वो जो संघ परिवार की विचारधारा हो उसके प्रति वो पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, और कश्मीर को लेकर वो पूरी तरह से सिद्धांतवादी जो राजनीति उन्होंने करी है। और जब भी अवसर आया, चाहे सदन के बाहर हो चाहे सदन के भीतर हो, उन्होंने प्रखरता के साथ अपनी बात कही है। बहुत कुछ कहा है अरुण जेटली ने कश्मीर के बारे में। हम आपके लिए जो कुछ चुनिंदा लाइनें निकाल कर लाए हैं, आप जरा एक बार उसको सुनिए। सोच में बदलाव यहां तक था, और इससे बेहतर होगा कि अगर इतिहास में जाना है आजाद साहब, और अगर ब्लेम गेम में जाना है, तो मैं केवल आपको इतना कह दूं कि जब इतिहास फैसला करेगा कि कश्मीर के ऊपर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दृष्टिकोण सही था या पंडित जवाहरलाल नेहरू का सही था, तो शायद बहुत बड़ी तकलीफ आपको होगी। अब नोटबंदी को लेकर विपक्ष ने बहुत कुछ कहा कि इसके जो फायदे बताए गए थे वैसे फायदे नहीं हुए, जो कहा गया था कि इससे कालाधन पे रोक लग जाएगी या आतंकवाद पर रोक लग जाएगी, वो नहीं लगी। सरकार ने ये काम कुछ लोगों को खुश करने के लिए किया, सरकार ने ये काम अपने मतलब के लिए किया, ऐसे तमाम आरोप लगाए गए सरकार पर। लेकिन अरुण जेटली ने तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ इस बात को साबित कर दिया था कि नोटबंदी देश हित में थी। आइए सुनते हैं जेटली जी। Today, 99.66% of the personal income tax returns this year will be assessed as they are filed. Only a very minuscule percentage of people will have to go in for scrutiny, where the computer indications throw up that these are doubtful cases on basis of certain criteria which has been fed in. The GST consolidated 17 taxes and made the entire national indirect tax system into one, and it was also software based. So it was entirely an online taxation system.
So we started making evasions very difficult and brought in more people into the taxation system. Now, amongst these steps taken, demonetization was a key step. You had anonymous amount of cash currency operating in the system, mainly through high value currency. People were compelled to make deposits. Our object was not to confiscate their resources or money, but to find out who is keeping an illegitimate non-tax paid money. Deposit in the banks ended the anonymity of this money. Its owner got identified. Now, whoever made small deposits, obviously the Department of Income Tax ignored them. But if people were depositing lakhs, several lakhs, high values, not 2 or 3 or 5 lakhs, but several high values into big lakhs or crores, they were identified. And about close to 18 lakh such assessees whose deposits were disproportionate to their declared income were identified. They were sent online notices. Many responded. Some had to face penal action. Their assessments have been done or are being done, and they've had to account for every rupee. If they don't account for it, they've had to pay taxes. Once monies went into the banks because of this step, immediately the deposits in the mutual funds increased, because these were then deposited by people into the mutual funds, which was used for more productive areas of the economy. And this helped the whole system in generating economic activity. और अरुण जेटली पक्के राष्ट्रवादी थे. जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं या उनके लिए खड़े होते हैं, उनको खरी खोटी सुनाई थी अरुण जेटली जी ने. मिसेस इंदिरा गांधी और मिस्टर राजीव गांधी ever have gone to a congregation where a slogan was read, Bharat ke tukde tukde? Certainly not. But the degeneration of ideology because of personal grievances or personal ambitions compelled the Congress party leadership to do so. And today, there are many who are changing this discourse, and people like me and those who ideologically stand on a similar footing have no hesitation in accepting that the responsibility of keeping this country together belongs to us, because the alternative discourse may not find much support in the public. These people don't win elections, but they raise a powerful voice. And if you see the impact of that voice, the word sanskar is today a ridiculed word. In Indian society, we used it कि वो बहुत अच्छे संस्कार वाला है. It was about the value system. So the alternative discourse is to make it an object of ridicule. The alternative discourse is that nationalism is right-wing and insurgency using violence as an instrument of overthrow is activism. So when their sympathizers are arrested, it's human rights activists who are arrested. And those who stand for keeping the country together are nationalists and therefore right-wing. जब 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, तो विपक्ष ने बहुत सारे आरोप लगाए. खासतौर पर जो किसानों के लिए और अन्य घोषणाएं की गई थी, उन पर भी सवाल उठाए गए. इसका भी बहुत तथ्यपरक और तर्कपूर्ण जवाब दिया था अरुण जेटली ने. Let me respond to the criticism and then I'll talk about the positive. What did the UPA do within 10 years in power? A one-time loan waiver of 70,000 crores. Only 52,000 crores were waived. And the CAG report was that out of that 52,000 crores, a significant part of the money went to traders and businessmen and not to farmers. So a political group or a party
which came out with a national hoax of this kind, has the audacity to say that a scheme like this at a pan-India level is too little for people who did virtually nothing. Now look at what we've been doing for the farm sector. Rural roads, 91% completed. Rural housing, 2022, everyone will have a roof. 98.7% people in rural areas now have sanitation. Every willing home is having an electricity. Every poor man has switched over the cooking methods. Interest subvention on loans up to 12 lakh crores being given to farmers. The government is taking the burden of cheaper loans. Higher spending on irrigation, rural infrastructure. Then they get an indirect subsidy and a support. A very large number of them are within Ayushman Bharat, so free health care. Then you have a number of them who get the Manrega benefit, which used to be 28,000 crores during UPA, which is now 60,000 crores. Right to food, cheap ration, 1,90,000 crores. Now, over and above all this, the center says that when you buy your inputs, fertilizer, seeds, etc., I'll give you an initial financial support. Loan waivers are never a solution to the farm sector problem in the long run. And income support still is. We first announced that the farmer will get input cost plus 50%. Many get it, but some, the markets don't give them 50%. So you are giving them this additional support of 6,000. And then you have a federal structure, you have state governments. If Telangana can announce, if Odisha can announce, I'm sure the other state governments can also announce. So please don't shed crocodile tears today for the farmers. If you also, the opposition also has several governments, let them announce similar schemes. I'm sure the other governments within their fiscal space will also consider this. And therefore you can top it up. And it's not that as though this is the sole prerogative or the responsibility of the center. We are in a cooperative federalism. Both center and states must cooperate. This is a huge amount that we are doing. And we are now, as against a one-time loan waiver of 52,000 crores, which was partly eaten into by traders and businessmen, this is 75,000 crores in the first year itself. I'm sure it will expand in future years. अरुण जेटली का निधन हुआ तो बिल्कुल पार्टी लाइन से हटकर कोई भी दल ऐसा नहीं होगा जिसका नेता अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा हो। बीजेपी का तो सारा आला कमान ही, देश के राष्ट्रपति हों, देश के उपराष्ट्रपति हों या केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्री हों, बीजेपी के आला नेता हों, बीजेपी के मुख्यमंत्री हों, अन्य प्रदेशों के राज्यपाल हों और बीजेपी जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ के चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे कांग्रेस के आला नेता हों, सब लोग पहुंचे थे अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के लिए। और सिर्फ नेता ही क्यों, मनोरंजन जगत से बहुत सारे लोग पहुंचे, जो मीडिया जगत है वहां से पहुंचे, खेल जगत से पहुंचे। खेल जगत से अरुण जेटली का खासतौर पर क्रिकेट से बहुत, क्रिकेट प्रशासन से उनका बहुत पुराना नाता रहा है, गहरा नाता रहा है और बहुत कुछ दिया है डीडीसीए को अरुण जेटली ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में। तो सभी लोग वहां पर पहुंचे और अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। खासतौर पर जब बीजेपी मुख्यालय में उनका पार्थिव देह लाया गया था तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी, बाहर रोड पर एक लंबी लाइन लग गई थी श्रद्धांजलि देने वालों की। तो काफी समय लगा था वहां पर बीजेपी कार्यालय में भी जी को श्रद्धांजलि कार्यक्रम पूरा कराने में। तो ये एक दिखाता है कि किस तरीके से वो किस कदर लोकप्रिय थे, किस कदर सबके दिलों में एक सम्मानित हस्ती के रूप में रहने वाले व्यक्ति थे और आज भी लोग उनके सम्मान करते हैं। और खासतौर पे हमने जैसा आपको शुरुआत में बताया इस रिपोर्ट में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विदेश दौरे पर थे और वो बीच में आ नहीं सकते थे क्योंकि उनके लगातार कई देशों के दौरे पूर्व निर्धारित थे। अब जब प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट से सीधे अरुण जेटली के कैलाश कॉलोनी स्थित घर गए, वहां पे उनके परिजनों से बातचीत की, उनको ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी, अरुण जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके बाद जब श्रद्धांजलि कार्यक्रम अरुण जी का रखा गया, एक औपचारिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम, इसमें भी सभी दलों के नेता और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से, विभिन्न क्षेत्रों के लोग वहां पर आए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था एक बार आइए आपको दिखाते हैं, आपका भी दिल एकदम भावनाओं से भर जाएगा।
कभी जीवन में सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा जब मुझे मेरे छोटे दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। इतने लंबे कालखंड तक घनिष्ठ मित्रता और उसके अंतिम दर्शन मैं नहीं कर पाया। मेरे मन पर इसका बोझ हमेशा बना रहेगा। वे सर्व मित्र थे, वे सर्व प्रिय थे और वे अपनी प्रतिभा के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने प्रभाव के कारण जिसको भी जहां पर भी उपयोगी हो सकते थे वे हमेशा उपयोगी होते थे। अरुण जी के निधन पर जब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी मुख्यालय के बाहर लाइन लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी, तब हमने बातचीत की थी लोगों से कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, अरुण जी का जाना कितनी बड़ी क्षति है, लोगों ने क्या कहा था। एक बार आइए आपको दोबारा दिखाते हैं। आशीष जी, जेटली जी जैसा वरिष्ठ नेता चला गया, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका, देश के लिए कितना बड़ा? भाजपा के लिए और देश के लिए बहुत दुखदायी, बहुत ही सीनियर लीडर, सीनियर से भी कहूँगा कि बहुत ही बड़ा लीडर आज हमारे बीच में नहीं रहे। वो चलते फिरते लॉ थे, चलते फिरते देश के कॉन्स्टिट्यूशन थे, मोदी जी के सबसे प्रिय मित्र थे, आज मोदी जी के सबसे साथ देने वाले अरुण जेटली जी थे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे एक पिता समान कोई चले गया हमारे बीच में से। हमें बहुत ही दुख है इस चीज़ का। और जेटली जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो वरिष्ठ नेताओं नहीं, आम कार्यकर्ताओं से भी मिलते थे। उनके घर के, उनके कार्यालय के दरवाजे आम कार्यकर्ताओं के लिए खुले रहते थे। कार्यकर्ताओं को कितनी कमी महसूस हो रही है? कार्यकर्ताओं को बहुत कमी महसूस हो रही है। उनका दरवाज़ा किसी के लिए भी बंद नहीं हुआ, 24 घंटे हमेशा खुला रहता था। चाहे वो कैलाश कॉलोनी में रहते थे, चाहे वो कृष्णा मेनन मार्ग में रहते थे, कभी किसी के लिए दरवाज़ा बंद नहीं हुआ उनके लिए। आम कार्यकर्ता चले जाए, सीनियर लीडर चले जाए, सबके लिए खुला रहता था उनके लिए। और अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कोई व्यक्ति पद पर नहीं रहता, फिर भी सरकारी बंगलों में कब्जा किया जाता है। जेटली जी ने मंत्री पद का दायित्व नहीं लिया, बंगला अपना खाली कर दिया, सीधा अपने कैलाश कॉलोनी वाले घर में चले गए। ऐसे उदाहरण कम देखने को मिलते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता अरुण जेटली जी इतने बड़े और अच्छे नेता थे। हमारी सुषमा स्वराज जो थी, उन्होंने भी बंगला अपना मंत्री पद पे ना होते हुए खाली कर दिया था, और अरुण जेटली जी ने भी ऐसा ही किया, अपने कैलाश कॉलोनी के बंगले में शिफ्ट हो गए। तो एक नेता को एक वो बनना चाहिए इस जनता के सामने कि हाँ, तो ये चीज़ हमारे अरुण जेटली जी में थी। अगस्त माह देखें तो अगस्त माह बीजेपी के लिए बड़ा एक झटके वाला साबित हुआ है। अभी 15-16 दिन हुए सुषमा जी को गए हुए और अब जेटली जी चले गए। ये तो बहुत दुखद समाचार है, बहुत दुखद विषय है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जो पहले सुषमा स्वराज जी, उसके बाद अरुण जेटली जी, इनकी भरपाई सदियों तक नहीं होगी। ये सारी भारत की जनता पूर्ण रूप से इस बात को समझती है, जानती है। हम तो परमपिता से यही विनती करते कि हे भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, और संपूर्ण भारत जो है आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, और ऐसे दिन कभी और दोबारा देखने को न मिले, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी क्षति है। इसके लिए हम परमपिता से एक ही विनती करते हैं, इनके परिवार को बहुत बड़ी दुख को सहन करने की शक्ति दे और भारत को एक शक्ति दे, जिससे कि हम सारे दुख से उभर सकें। जी, आपके मन में क्या उद्गार है? सर, जेटली जी के जाने से हमारे राजनीति में बहुत बड़ी क्षति हुई है। जेटली जी एक जाने माने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, और अपने पद पर रहते हुए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के उन्नति के लिए उन्होंने अनेक ऐसे बहुत काम किया है, जिसकी भरपाई कर पाना बड़ा संभव है। और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में शांति दें।
जेटली जी उनका व्यक्तित्व तो के बहुत सारे आयाम थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बड़े परम मित्र थे। आपने देखा था कि चाहे रफाल वाला मामला हो, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनके लिए खड़े होना हो, एक मजबूती के साथ दिल्ली में खड़ा होता था, अरुण जेटली खड़े होते थे। उनको आज बड़ी पीड़ा हो रही है क्योंकि कर्तव्य से बंधे हुए हैं वो, आज वो महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है। कार्यकर्ताओं के मन में क्या उद्गार है इस दोस्ती को लेकर, इस व्यक्तित्व को लेकर? देखिए, वो दोनों साथ में चलना उनका अनन्य तरीका था। जैसे आडवाणी वाजपेयी चलते थे पहले ज़माने में, अभी इस ज़माने में मोदी और जेटली जी साथ में चलते थे। तो जो सारा उनका रणनीति है, जो उनका सारा लीगल एडवाइज़र है, तो उस नाते एक अहम भाग है भाजपा के, ये नए भाजपा का, और उनके ना होने से काफ़ी बड़ी क्षति पहुंची है। और अगर आज वो कर्तव्य की वजह से यहाँ नहीं है तो वो भी उनके लिए दुख की घटना है। और हमारे लिए ये कि हम अगर मैं भाजपा में, मैं आज बैंगलोर से आया हूँ, एयरपोर्ट से सीधा आ रहा हूँ। कॉलेज के ज़माने से उनका बड़ा फ़ैन रहा हूँ, उनके वजह से मैं भाजपा में आकर्षित हुआ हूँ। सो एक बार देखना था, बस उसके लिए आए हैं। और आई थिंक सारे कार्यकर्ताओं में यही होगा, काफ़ी लोगों को प्रभावित किया है उन्होंने, तो श्रद्धांजलि देने आए हैं बस। बताइए, मन में क्या उद्गार है जेटली जी के? सर, वो हमारे गुरुजी थे, हमने उनके साथ काम किया है 84 से 89 तक। तो हमारे तो गुरुजी थे, हमारे तो बहुत वो है, दो कह दिन। जेटली जी ने आपातकाल का भी विरोध किया और यहाँ तक पहुँचे, इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे। आपने देखा कि एक कर एक देश की जो व्यवस्था थी, उनको किस तरीके से उन्होंने लागू किया जीएसटी को, कितना बड़ा नुकसान है। जेटली के मन में हमेशा देश के उत्थान के लिए बात रहती थी। उनके राजनीतिक जीवन में जो भी उन्होंने कदम उठाया, इसलिए कि भारत ऊंचाइयों पे जाए, पार्टी ऊंचाइयों पे जाए, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़े। उन्होंने हर आदमी के साथ अच्छा व्यवहार किया, वो गुणों की खान थी। वो आज तक जो भी उन्होंने काम किया, लोगों में रहती दुनिया याद किया जाएगा। ऐसे राजनीतिज्ञ कम मिलते हैं जिनका कोई राजनीतिक विरोधी नहीं होता, जेटली जी उनमें से एक थे। बिल्कुल, जेटली जी की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि उनका लॉ के मामले में और हर एक कानूनी के मामले में वो जनी भी लोगों के दिलों की बात करते थे और हर एक बात को बहुत सरलता से समझाते थे। इसलिए जो विरोधी रहते थे वो भी उनके एक साथ हो जाते थे। इसीलिए आज दुख में हर कोई, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, एक साथ नजर आ रहा है। और ऐसे उनके व्यक्तित्व से जुड़ी कोई बात जो आपको ज्यादा प्रेरित करती है? बिल्कुल, उनके अंदर जो सादगी थी, जो सरलता से अपनी बात रखते थे। कोई अगर उन्हें गुस्सा दिला रहा है तो वो गुस्से नहीं होते थे, अपनी सरलता से बात रखते थे, पेशेंस रखते थे। और मीडिया के लोगों के चाहे जितने भी हो, सबके दिल के करीब रहते थे, सबका हालचाल जानते थे। ये एक राजनेता की बहुत बड़ी खूबी होती है। जेटली जब संसद में बोलने के लिए खड़े होते थे तो लोग सुनते थे कि ये व्यक्ति जो खड़ा हुआ है तर्कपूर्ण बात रखेगा, तथ्यों के आधार पर बात रखेगा। एक बड़ी कमी महसूस होगी संसद में। बिल्कुल होगी, और इनमें प्रतिभा तो थी, इसमें कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। सम्मोहन बहुत था, जिसके सामने खड़े होते थे और बड़ी खुल के अपनी बात, अपना विषय रखते थे। मुझे अपना एक इंसिडेंट याद आ रहा है। लगभग 8-9 महीने पहले मेरा इनसे मिलना हुआ, तो मुझे कहने क्या कर रहे हो आजकल, तो मैंने ऐसे ही कह दिया। आज मैं भी इंसिडेंट सुना रहा था, तो मैंने कहा कि डेथ बियॉन्ड, लाइफ बियॉन्ड डेथ, इससे ऊपर थोड़ा सा आजकल मैं पढ़ रहा हूँ। तो मुझे ये थोड़ी पता था कि आज इस लाइन में खड़ा होकर और उनको इस प्रकार से हमें आना पड़ेगा। तो हमारा तो पारिवारिक निजी संबंध भी था, तो जो वो कमी क्षति है वो तो मेरे ख्याल पूरे भारत को महसूस होगी उनकी कि कितनी कमी रही, बहुत ज़्यादा उनका रहा। और हर विषय पे, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर विषय पे, और ख़ास करके जब भी किसी कार्यकर्ता को मिलना, पूरा उसको सेटिस्फाई करने के साथ साथ अगर कोई उसकी ऐसा कोई विषय है कि जो लगता है कि कार्यकर्ता गलत लेके आ रहा है, तो उसको समझाना इस तरीके से, नहीं भाई इसको नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ले लो और तब ये ठीक रहेगा। तो एक बड़ी ऊंची शख्सियत थी। ऐसी शख्सियत खासकर हिंदुस्तान के लिए तो कभी कभी आती हैं, और अनफॉर्चुनेटली लगातार सुषमा जी और सुषमा जी के बाद अरुण जी का जाना बहुत त्रुटिपूर्ण है। बाकी और बहुत समय साथ रहे, बहुत ही मृदभाषी, और जब वो आते थे कोर्ट के अंदर तो मुस्कराते हुए आते थे। जब मैं चुनाव लड़ा वहाँ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अगेंस्ट राम जेठमलानी, तो हंसते थे, कहते थे आपको लड़ना तो हर एक को मदद, हर एक के लिए काम करना, और कोर्ट में भी आना तो मुस्कराते हुए आना। बीजेपी में हम रहे तो बीजेपी में बड़ी पुरानी मुलाकात 81 से, बड़ा प्यार, वैसी उनका वो था, हर एक को मदद, कहाँ क्या मदद करनी वो ज़रूरी था। तो उनका एकदम हंसता हुआ चेहरा आज भी देखते हैं। आज हम यहाँ आए तो उनको श्रद्धांजलि हमारी तरफ से है और पूरी हिंदुस्तान की तरफ से। एक बहुत बुद्धिजीवी जो है, वकील, बुद्धिजीवी नेता और बुद्धिजीवी जो
उनके अंदर था एक अजीब खिंचाव था। किसी भी व्यक्ति से बात करते थे तो खिंचाव आ जाता था और रुकते थे, सोचते थे उसके लिए, गरीबों के लिए बहुत दिल में पीड़ा, हृदय से वो चाहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म हो और मेहनत करी उन्होंने। 370 में भी बहुत खुश थे, 35 से भी जब आए तो बहुत खुश थे, पर हम चाहते थे, भगवान से चाहते थे कि उनको लंबी जिंदगी मिले। मैं एम्स भी मिला था जा करके, बहुत उनके लिए दुआ भी करी। कहते हैं कि जितना अन्न जल रखा है तो उतना ही अंजल होता है। तो उनको आज हमारी बहुत जो है श्रद्धांजलि भी है और चाहते हैं कि जहाँ रहें सुखी रहें। हमारा दिल से उनको तहे दिल से हमारा प्रणाम और श्रद्धांजलि अर्पित है। I spent some of my year along with the Jetli ji in the same university, and apart from that, my regular visit with him. And he is not a man, an ordinary man. He is a good economist, good statistician, good lawyer, and good Hindu also. काले धन के खिलाफ जेटली जी ने बड़ा अभियान चलाया। आपने देखा कि किस तरीके से धरपकड़ हुई। ये नहीं देखा कि अपनी पार्टी का व्यक्ति है, दूसरी पार्टी का व्यक्ति है, वो एक सफाई का अभियान चलाया था जेटली जी। उन्होंने एक इंसानियत की बात करी, अच्छा लगा हमें, और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे जिम्मेदारियों से काम किया, और ऐसा नेता हमें कभी मिलने को नहीं है। डॉक्टर शैलेंद्र बुलंदशहर से। जेटली जी इस पार्टी के कदावर नेता थे, प्रथम पंक्ति के ही नेता थे। 74 में जब वो जेल गए विद्यार्थी परिषद के पैनल से, उसके बाद 75 में इमरजेंसी में जेल में रहे। जो चीज़ें चली, जिस हिसाब से चली, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स में जब बीजेपी गिनती थी तो जेटली जी का नाम पहले नंबर पे आता था। और इतने बड़े पद पे रहने के बाद व्यक्ति सरल बना रहे, सरस बना रहे, सबके लिए उपलब्ध बना रहे, ये जेटली जी से ही सीखा जा सकता है। और कांग्रेस गवर्नमेंट के उखड़ने में जो योगदान जेटली जी का रहा है वो किसी का नहीं रहा। उन्होंने सदन में वो वकालत करी कांग्रेस के भ्रष्टाचारों को उखाड़ने में और कांग्रेस को आईना दिखाने में, जिससे आज कांग्रेस देश की राजनीति से ही बाहर हो गई है। शालीनता में सारी बात कह देना, ढंग से अपनी बात सब लोगों को समझा देना, सही और गलत का आकलन करा देना, ये जेटली जी से ही सीखा जा सकता था। जेटली जी के व्यक्तित्व से आप कितने प्रभावित थे? ऐसे क्या आपको कोई याद जुड़ी हुई हो जो आप आज याद करते हैं? हाँ जी, मैं उनके साथ 5 साल काम कर चुकी हूँ और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उनको प्रोफेशनली भी जानती थी और पर्सनली भी जानती थी। वन ऑफ द बेस्ट लीगल ब्रेन्स, अ जीनियस, सबको पता है, पर कुछ जो उनसे जुड़े रहे हैं मेरे जैसे, उनको पता है। वन ऑफ द मोस्ट काइंड हार्टेड, genuinely honest, considerate people. किसी से कभी उन्होंने किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा। It's a big loss, irreparable loss. ये पूरा नहीं हो सकता। जेटली जी का जाना कितनी बड़ी क्षति है पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए? बहुत बड़ी क्षति है पार्टी के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा। बहुत अच्छे थे, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, पार्टी के साथ बहुत अच्छे से तालमेल था उनका, यानी वो हमारे आदर्श थे। आदर्श जी जी जी, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी में जब से अरुण जेटली जी आए थे, बहुत ही अच्छा काम किया। जब मोदी जी ने उनका वो लिया साथ, जब उन्होंने मोदी जी का साथ दिया, अरुण जेटली का जाना हम सबको बहुत ज़्यादा खटका है। हाँ जी, जब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी आए भाषण में, और जब तक आए मोदी से बहुत अच्छा। अरुण जेटली जी बहुत अच्छे थे, एक बहुत अच्छे वकील भी थे और राजनीतिज्ञ भी बहुत अच्छे थे, और वो हम लोग को छोड़ के गए तो बहुत दुख हुआ हम लोगों को। और जेटली का जैसे मैंने ये समाचार सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। अमृतसर के साथ मैंने उन्हें कहा, मैं बचपन से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अटल जी के साथ यहाँ दिल्ली में मदन जी खुराना थे जब मुख्यमंत्री, तभी मैंने काम किया था, और मैंने कांग्रेस मुक्त भारत के लिए कमर कसी हुई है। उनके दुख से मुझे तो क्षति क्या हुई है, मेरे तो उनके प्यार ही बहुत था। उन्होंने आदमपुर मेरे गांव में एयरपोर्ट बनाकर जो हमारे इलाके पर कृपा की है, जो देशों विदेशों में कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली
पूरे देशों विदेशों से टेलीफोन आने शुरू हो गए। उनका दुख पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी कशिश हुई है। वो एक ऐसे बुद्धिमान और वकील भी थे और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर। आज का जो जनसमूह उमड़ पड़ा है, वहाँ जहाँ तक मैं निगम बोर्ड गार्ड से उधर से आ रहा हूँ, इतनी गाड़ी चल रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। ऐसी क्षति जो पूरी होने वाली नहीं है। तो आपने देखे लोगों के उद्गार। अरुण जी ऐसी हस्ती थे जिन्होंने देश को काफी कुछ दिया है रिफॉर्म्स के मामले में। खासतौर पर अगर हम देखें आर्थिक क्षेत्र में रिफॉर्म्स के मामले में, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। और आम बजट का और रेल बजट का जो विलय किया था अपने आप में बड़ी चीज थी। और आम बजट की जो पेश किए जाने की तारीख है वो भी उन्होंने 1 फरवरी कर दी थी, ताकि जब नया वित्तीय वर्ष शुरू हो तब तक सभी मंत्रालयों को जो भी आवंटन होना है वो सब विभागों को, मंत्रालयों को आवंटित हो जाए और नए वित्तीय वर्ष में काम शुरू हो सके। पहले अप्रैल मई तक सारा आवंटन हो पाता था और पूरे वित्तीय वर्ष का जो लक्ष्य रखा जाता था तो वो पूरे नहीं हो पाते थे। तो ये कई सारे सुधार थे, चाहे वित्तीय भ्रष्टाचार रोकने की बात हो या काला धन के खिलाफ जो लड़ाई की बात हो, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनके लिए अरुण जेटली को आजीवन याद रखा जाएगा। अरुण जेटली भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो काम ऐसे कर गए हैं जो उनको अमरत्व प्रदान करते हैं।